हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एग्जाम स्टैटिक चैनल में। मैं आर्यन भाटी आज आपके साथ हिंदी प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। लगातार तैयारी करते रहें और इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ मिल करके ढूंढते रहेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। या थंबनेल है बीएसटीसी 2026 के लिए, यानी जो 26 के अंदर 2015 से लेकर 2026 तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं उनका निचोड़ निकाल करके हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको डरे नहीं, घबराए नहीं और लगातार तैयारी करते रहें। कहते हैं ना, राह जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया को क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, उठाओ धनुष चढ़ाओ तीर उस पर, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। इसी के साथ आज हम प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हिंदी की पहला प्रश्न हमारे साथ में कौन सा आने वाला है। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए, जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य बताना आपको। तो यहां पे देखिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है नहीं, संज्ञा एवं विशेषण उपवाक्य नहीं है और विशेषण उपवाक्य भी नहीं है। इसमें जो पहला प्रश्न उत्तर होगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, थोड़ी इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया तो अपने पता है कि किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहां पर है विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, तो हवा की विशेषता की क्रिया क्या है? चल रही है, हवा चल रही है। तो यहां पर अपन यह वाक्य लिखे, हवा धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो यहां पर धीरे धीरे चलना, क्रिया तो हो रही चलना, परंतु कैसा? धीरे धीरे चलना। तो धीरे धीरे चलना यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये पहला हो जाएगा यहां पर क्रिया विशेषण। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य के अंदर आपका होगा क्रिया विशेषण। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपके सामने, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको मिश्र वाक्य ढूंढना है। मिश्र वाक्य का मतलब इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, मिश्र होता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखना मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहां पर मिश्र वाक्य में अपन को देखना है, ये रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। ये तीनों ही ऑप्शन यहां पर और परंतु किंतु, ये सब आपके संयुक्त वाक्य होंगे। संयुक्त, संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, संयुक्त वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि वो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। योजक चिन्ह यानी और आदि से जुड़ा हुआ होता है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। तो योजक चिन्ह यहां पर जुड़ा हुआ है, तो सारे वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। यहां पर जो वाक्य है आपके सामने की से जो शुरू होता है, यानी जो रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। अब रमेश ने कहा है कि वो गांव जा रहा है, तो गांव जाना, गांव जाने का कौन कह रहा है? रमेश। रमेश कहेगा तब वाक्य का आभास होगा कि वो गांव जा रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा वाक्य मिश्र वाक्य क्या होगा? रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जहां की से शुरू होने वाला है, यानी की से वाक्य बीच में जो की आता है, तो वाक्य होगा मिश्र वाक्य। ठीक है ना? तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अब इसमें यह देखना है कि विकल्प में सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। ठीक है? युधिष्ठिर, विप्रावस्था, ब्रज, अलौकिक, स्वावलंबन, विरहिणी, गौरव, गव्य, मेष, पारितोषिक, अंतराक्षी और अपहरण। अब इसमें जो होगा अंतराक्षी और अपहरण, ये सारे शब्द आपके शुद्ध है। ठीक है ना? बाकी इसमें ये सारे शब्द अशुद्ध है। ठीक है ना? अशुद्ध है, इनको जो है शुद्ध रूप नहीं दिया हुआ है, अशुद्ध है। जैसे युधिष्ठिर का युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें सारे शब्द आपके सामने अशुद्ध है।
इसी श्रृंखला के अंदर एक और इसमें जुड़ा हुआ था, जैसे श्रृंगार। ये शब्द आपके सामने कई बार आता है, श्रृंगार। यानी ये शब्द यदि ऐसे लिखा हुआ आता है श्रृंगार, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं, यदि यह शब्द श्रृंगार, इसका शुद्ध रूप यह होगा श्रृंगार। यानी ये जो नीचे इस सह के नीचे ये जो र आता है, ये श्रृंगार के अंदर नहीं लिखा हुआ आएगा। तो इसका अपन को ध्यान रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आपके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये देखो, ये है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है, ठीक है। मात्स्य, सहर्ष, गबर, आनंद, सदोपदेश, इच्छित, निष्कंडक और रविंद्र। तो इसमें देखो रविंद्र शब्द बिल्कुल गलत है। रविंद्र संधि की दृष्टि से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, रवि धन इंद्र। यहां पर ई और ई, यानी यहां पर जो छोटा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा, ठीक है ना। यहां पर छोटा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहां पर रविंद्र आपका शुद्ध होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, रविंद्र। यहां पर वी के अंदर डबल मात्रा, बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है ना। स्कंटक भी गलत है, सदोपदेश भी गलत है, इच्छित और गबर, गबर के अंदर ये देखो गबर, गबर ऐसे लिखा जाएगा, दो बे आधा आएगा इसके अंदर। आनंद सही हो सकता है, परंतु यहाँ पर गबर गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, मात्म्य और सहर्ष, ये बिल्कुल एकदम आपका सही है, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? अभी यहाँ पर शुद्ध शब्द का पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो है एकदम स्वस्थ और उत्कृष्ट, ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है। यशोगाथा के अंदर भी जो है आपको यशोगाथा शब्द इसमें इस प्रकार से आएगा। तपस्विनी भी गलत है, प्रचलित, क्रांति, ये सारे इसमें जो है ये शब्द बिल्कुल आपका शुद्ध है, ठीक है ना। अब चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब वह तो पहले पूछा कि शब्द कौन सा शुद्ध है, यहां पूछ रहे हैं कि वाक्य कौन सा आपका शुद्ध है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया कि चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि है, ठीक है ना, व्याधि। दूसरा है कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। तीसरा राम अपने धन में जा रहा था, ठीक है ना। मराठी की लिपि देवनागरी है। तो यहां पर पहला ये गलत हो गया, मराठी की लिपि देवनागरी नहीं है, हिंदी भाषा की लिपि है, वो है देवनागरी। इसको ध्यान रखना, हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी, ठीक है ना। उसी प्रकार से राम अपने धन में जा रहा है, ये यहां पर गलत हो गया, राम घर जा रहा है, ठीक है ना। चिंता एक भयानक व्याधि है, व्याधि नहीं है वो, चिंता एक व्याधि नहीं है। व्याधि जो शारीरिक बीमारी होती है, व्याधि किसे कहते हैं? जो शरीर से बीमार होता है, यानी कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया या बीमार होता है शरीर से, वो एक व्याधि होती है। और चिंता एक मानसिक बीमारी है, इसके लिए चिंता जो है शब्द है वो यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। चिंता के लिए व्याधि शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर पहला है, दूसरा ऑप्शन सही है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल एकदम सही है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है, देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध हुआ है? यानी कभी कभी ऐसा वाक्य लिखा हुआ होता है जिनमें उन शब्दों का प्रयोग अनावश्यक हो जाता है, मतलब करना उचित नहीं है। देखो पहला शब्द कौन सा, पहला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन कौन सा है? वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक हैं, रात भर गद्दे भोंकते रहे। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्या है, मीरा एक कवयित्री थी, ठीक है ना, कवयित्री। यहाँ पर कवि नहीं, इसको आपको थोड़ा करेक्शन करना, ठीक है ना, कवयित्री। आज हवा ठंडी चल रही है। तो इसमें से ये जो शब्द अनावश्यक प्रयोग कौन सा हुआ? अनावश्यक इसमें ये प्रयोग हुआ, देखो, सचिवालय और कार्यालय। यदि आप सचिवालय का प्रयोग कर रहे हो तो कार्यालय का प्रयोग नहीं करना है। सचिवालय एक प्रशासनिक इकाई होती है, प्रशासनिक इकाई जो राज कार्य के अंदर जो सपोर्ट करती है, चलाती है, अधिकारी लेवल के लोग वहां बैठते हैं, तो वो सचिवालय होता है। और कार्यालय के अंदर ऑफिस यानी जहां पर जो अधिकारी वगैरह या जो किसी संस्थान का जो कार्यालय होता है। तो ये दोनों शब्द एक ही अर्थ दे रहा है, दोनों ही शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो इसका अनावश्यक प्रयोग हुआ है, सचिवालय और कार्यालय। तो ये शब्द, ये जो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक नंबर सही होगा। लगते हम देखते हैं
जो कवियत्री शब्द है, कई बार ऐसे लिखा आता कवियत्री, कवियत्री, ठीक है ना। शब्द शुद्धि के अंदर यह सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। देखो तो कवियत्री शब्द यहां पर जो कवियत्री है वो बिल्कुल गलत है। शब्द शुद्ध क्या होगा? कवियत्री। शब्द शुद्ध क्या होगा? कवियत्री, कवियत्री। तो ये जो शब्द है यहाँ पर बिल्कुल एकदम शुद्ध है। इसी प्रश्न के अंदर हमने यहाँ पर शुद्धिकरण संबंधी प्रश्न एक शब्द अपन को याद हो गया, कवियत्री, कवियत्री न कि कवियत्री, ठीक है ना। चले हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो कि सदाचार के साथ बुरा व्यवहार करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कहावत उपयुक्त है? सदाचार के साथ बुरा व्यवहार, सदाचार जिसका अच्छा आचरण होता है उसे कहते हैं सदाचार, यानी सदाचार व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार करना। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी और पूछ पूछ, नेकी का बदला बंदी, और नेवला बामन सदा बराबर। ये इसमें इसका अर्थ कौन सा देने वाला? इसका अर्थ ये देगा, ठीक है ना। नेकी का बदला बंदी, नेकी ईमानदारी, नेकी यानी जो नेक इंसान चला अपनी नेकी पे होता है, ईमानदारी पे होता है, वो बदल जाता है, उसको कहते हैं कि सदाचार के साथ बुरा व्यवहार करना, सदाचार आदमी के साथ में बुरा व्यवहार करना। ये इसका जो है बिल्कुल एकदम सही होगा। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए निम्न में से कहावत उपयुक्त है। फिर से एक सवाल आपके सामने कहावत से संबंधित आ गया, ठीक है ना। इसमें है धूर्त साधु का बुरा आचरण, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ सुहागन बगल कसाई, हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, ठीक है ना। हाथ में खाना पात में लगाना, ठीक है ना। ये और उसमें कौन सा आपको सही होगा? इसमें ये सही होगा, हाथ सुहागन बगल कसाई, यानी धूर्त। धूर्त कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को। किसे कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं धूर्त। धूर्त जो साधु होता है ना, उनका आचरण सही नहीं होता है। मुख में राम बगल में छुरी, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिद्ध होती है भाई। धूर्त साधु का बुरा आचरण, ठीक है ना। धूर्त साधु होता है वो बुरा ही आचरण करेगा, ठीक है ना। अच्छा साधु प्रवृत्ति होती है वो इस प्रकार के आचरण नहीं करता। तो इसमें लिए होगा हाथ सुहागन बगल कसाई, बगल के अंदर कसाई और हाथ में सुहागन, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर एकदम फिट सही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, वो है मुहावरे से संबंधित, ठीक है ना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब यहां पर क्या होगा? काना होना नहीं होगा, अधूरा उपकार, अधूरा उपकार करना भी इसमें नहीं होगा, कपट भरा व्यवहार करना भी नहीं होगा। तो क्या होगा? होगा ये समान भाव से देखना। एक आंख से देखने का मतलब हो गया समान दृष्टि से देखना, सबको एक समान नजर से देखना। तो चले हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संधि संबंधित, ठीक है ना। पितृ इष्ट में शब्द में कौन सी संधि है? तो सब आपको पता ही है कि पितृ इष्ट शब्द लिखा हुआ है, पितृ इष्ट, ठीक है ना। पितृ इष्ट शब्द लिखा हुआ है, पितृ इष्ट, यहां पर र है और आगे ई आ गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका शब्द हो जाएगा, इसके अंदर पितृ इष्ट के अंदर यण संधि है। क्या हो जाएगा? यण संधि, यानी य र ल और व, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन जिसके बीच में आते हैं आधे वर्ण के बाद, वो शब्द किसके होंगे? यण संधि के होंगे। और फिर से यण संधि का प्रश्न आ गया, यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको यहां पे समझना है कि यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि की पहचान क्या होती है? यण संधि की पहचान होती है कि आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण से पहले, आधे वर्ण से पूर्व, आधे वर्ण से पूर्व यदि य र और व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल और व, ठीक है ना। य र और व अंतस्थ व्यंजन, ये उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन यदि आधे वर्ण से पूर्व आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन आधे वर्ण से पूर्व आ जाते हैं, तब इसके अंदर कौन सा संधि होगी? इसमें जो है यण संधि होगी। तो यहां पर यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो आधे वर्ण से पूर्व नहीं आ गया, यानी इसको हम करते हैं तो हो जाएगा नी धन उन, नी धन उन हो जाएगा, ठीक है ना। ई और उसके आगे आ गया उ, ठीक है ना। तो इसका ई का क्या हो जाएगा?
ई का हो जाएगा य, ई का य, ई का य, ऊ का व, ऊ का क्या हो जाएगा, ई का तो हो जाएगा य, ठीक है ना, ई का य, ऊ का व, और री का र हो जाएगा, ठीक है ना। ये यण संधि के अंदर नियम होता है। तो अपन को यहाँ पे इसको हम लेंगे तो नी आ जाएगा और ऊ यहाँ आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, न यू न, ठीक, नयुन, ठीक है, ये एकदम सही है। मायूस भी सही है। इसमें यण संधि का उदाहरण नहीं है, यण संधि का उदाहरण आपके सामने ये नहीं है, महोदय, ठीक है ना। अब महोदय इसके अंदर नहीं है यण संधि का। अगला प्रश्न देखते हैं, सजनता शब्द में निम्न में से कौन सी संधि है। सजनता शब्द में अक्ष व्यंजन संधि है, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से हमने देखा। अब देखो अगला प्रश्न कि निम्न में से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब यहां पर जो आपके सामने दिए हुए हैं, उद्दन हरण, उद्दन हरण, ठीक है ना, उद्दन हरण, उद्दन हरण, यहां पर व्यंजन संधि हो रही है। वाग दन ईस, वागिस, इसमें भी व्यंजन संधि हो रही है। और सम दन सार, इसके अंदर भी आपके व्यंजन संधि है, ठीक है ना। तो किसके अंदर व्यंजन संधि नहीं है, वाग दनीस, इसको हम ऐसे करेंगे, वाक यानी कै का, वाक क्या हो जाएगा, वाक, वाक धन ईस हो जाएगा, वाक, ठीक है ना, वाक धन ईस, वाक धन ईस, इसका कहते टते पे का गज डद पे हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा ग, और इसके साथ में ये ई की मात्रा लग जाएगी, ई की, तो ये शब्द बन जाएगा घी, ठीक है ना। और वा स, वागिस। अब वागिस का मतलब क्या होता है, वागिस का मतलब होता है, वाक का मतलब बोलना, जो विद्या की देवी या बोलने की जो देवी, उसको हम क्या कहते हैं, सरस्वती माँ। तो सरस्वती माँ का पर्यायवाची शब्द है वागिस, ठीक है ना, वाणी की देवता। वाक का मतलब वाणी का, वाणी, वाणी का देवता, वाणी का देवता होता है, उसको हम मां सरस्वती कहते हैं, वागीश, ठीक है ना। संसार, ये भी एकदम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरा इसमें है ज्योतिर्लिंग, ये व्यंजन संधि का उदाहरण आपके सामने नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम अगले यहां पर चर्चा करते हैं। निम्न में से, निम्न विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। निम्न विकल्प में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के अंदर, इस विकल्प में कर्मधारय समास किसके अंदर नहीं है। देखो कर्मधारय समास की पहचान हमने पहले ही की थी कि कर्मधारय समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है। कर्मधारय समास की पहचान ये होती है कि इसमें विशेष्य, विशेष्य और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर कर्मधारय समास नहीं है। अब यहां पर कर्मधारय समास चंद्रमुख, चंद्रमुख, चांद जैसा मुख, ये उदाहरण मैंने आपको दिया था, चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब यहां पर विशेष्य क्या है, मुख की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य, विशेष्य क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, ठीक है ना। और चंद्र क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जिसका चांद जैसा मुखड़ा होता है ना, उसे कहते हैं चंद्रमुख। तो यहां पर जो है विशेष्य और विशेषण, तो बिल्कुल ये सही है। नीलो प्लक, ये भी सही है, बिल्कुल नीला है जो प्लक, उपलक, ये भी एकदम सही है। शुभागम, शुभागम, इसमें हो जाएगा आपका गुरु दक्षिणा। शुभागम, आगमन का विशेषता है कि वो शुभ होता है, आगमन की विशेषता है कि वो शुभ है, ठीक है ना। तो ये शुभागम हो जाएगा, जिसमें है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास हो गया, गुरु दक्षिणा के अंदर देखते हैं कौन सा समास होता है, ठीक है ना। गुरु से दक्षिणा, पहले उसका समास विग्रह करने पर पता चलता है कि इसमें समास कौन सा है। तो गुरु से दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा, इसमें होगा तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण, करण सॉरी, इसमें क्या है, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पारदेशिक शब्द। पारदेशिक शब्द के अंदर, पारदेशिक शब्द में आपको
ढूंढना है कि इसके अंदर कौन सा समास है, पारदेशिक शब्द। तो पारदेशिक शब्द के अंदर समास हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब द्विगु समास की हमने कर्मधारय की पहचान हमने पीछे देख ली है। द्विगु समास की पहचान क्या होगी? द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान क्या होगी? द्विगु समास आपको कुछ नहीं करना है या ट्रिक देखना है। क्या ट्रिक है? कि जहां पर घ आता है पीछे, इसका मतलब होता है गणना। क्या होता है? गणना। अर्थात जो प्रथम पद होगा वो गणना योग्य होगा, गणना, या कह सकते हैं कि संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची। यानी जो प्रथम पद जिसमें संख्यावाची होगा वो हमेशा क्या होगा? द्विगु समास होगा। कर्म विशेषी और विशेषण का जहां संबंध होगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता ने, कर्म को, यानी जहां पर को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वो समास कौन सा होता है? पारदेशी जो है तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें पारदेशी के अंदर है तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द आपादान तत्पुरुष समास है? आपादान तत्पुरुष समास का यहां पर पहचान क्या होती है? से अलग होने का भाव। जहां पर से तो आएगा, अब दोनों में आता है से। देखो कौन किस किस में आता है? दोनों समास के इसमें जो है कर्म समास के अंदर आता है। एक तो करण समास में भी से का प्रयोग होता है, ठीक है ना, और आपादान तत्पुरुष के अंदर भी से का प्रयोग होता है। तो यहां से और इस से में क्या अंतर होता है इसको ही पहचानना। सवाल हमेशा समास का यहां से बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, और इसमें साथ होने का भाव होता है। साथ होने का भाव होता है कैसे? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहां पर जो शब्द यहां पर देखो तो पेड़ से पत्ता गिरते ही अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गिरते ही अलग हो गया। तो जहां पर अलग होने का भाव होगा वहां पर कौन सा समास होगा? समास होगा आपका आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है ना। करण तत्पुरुष, राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है ना, ये वाक्य आपके सामने है। तो तीर से यानी उसमें अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा होगा? आपका करण तत्पुरुष होगा। तो ये बात अपन को यहां पर समझनी है। इसमें ये होगा पद च्युक्त, पद से च्युक्त और देश से निकाला। ये है आपादान तत्पुरुष का एक सुंदर सा उदाहरण है। अगला वाक्य यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो कि अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा शब्द नहीं है? अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द यहां पर अनु उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। अनुकूल भी है, अनुज भी है, ठीक है ना। अनुज, अनुज भी आपका, अनुज का मतलब होता है जो पहले यानी अग्रज, यानी जो पहले जन्मा हो। अनुज यानी छोटा भाई, ठीक है ना। अनुज छोटा भाई, जो बाद में जन्मता है, अनु, ठीक है ना। अनु, जय का मतलब जन्मना होता है। तो यहां पर अनु, अनु और ज, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। और जय का मतलब जन्मना होता है, तो ये बिल्कुल अनु उपसर्ग है। अनुकूल में भी अनु है और अनु अनु व्यय में भी अनु है, ठीक है ना। तो इसमें अनुदार शब्द के अंदर अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो कि निम्न शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। यहां पर देखना है उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। उपसर्ग हमने पहले भी देखा, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, आगे लगते हैं या आगे जुड़ते हैं। आगे लगते हैं या आगे जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। यानी वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर जो गलत उपसर्ग का प्रयोग यहां पर कहां पे हुआ? देखो ए में उपसर्ग है अधि, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और यहां पर अत्याचार शब्द सही है, अत्याचार, ठीक है ना। अत्याचार, अत्याचार नहीं हो सकता, अत्याचार, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अति धन आचार, ठीक है ना। अत्याचार, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहां पर। ये अत्याचार होता तो सही होता, जबकि यहां पर लिखा हुआ है
अत्याचार, जो बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है ना। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, निम्न में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब विदेशी प्रत्यय का नहीं हुआ, इसका मतलब किसका प्रयोग हुआ है? देशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देशी या देशज। ठीक है ना, देशज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर थानेदार, यादगार, तोपची, यहाँ पे सही होगा आपका लुटेरा, लूट धन एरा, लूट धन एरा। जो एरा प्रत्यय है वो स्वदेशी है, विदेशी नहीं है। ठीक है ना, स्वदेशी प्रत्यय है, स्वदेशी कह सकते, देशज प्रत्यय है। ठीक है ना, अपनी भाषाओं का मेल जोल की भाषा का शब्द है जो आम बोलचाल के अंदर काम में लिया जाता है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द में मूल शब्द क्री नहीं है? मूल शब्द क्री नहीं है, उसको पहचानना है। मूल शब्द क्री नहीं है, तो यहां पर कर्ता, कर्तव्य, कृष और कार्य, कार्य, कर्तव्य और कर्ता, इसमें मूल शब्द सब में क्या है? इन सब के अंदर जो मूल शब्द है वो है क्री। ठीक है ना, केवल कृष के अंदर मूल शब्द क्री नहीं है। ठीक है ना, ये क्री कृष के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर एकदम बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। इसका मतलब यहां पर जितने भी शब्द हैं वो समान अर्थ देगा, और एक इसमें से नहीं है जो समान अर्थ नहीं देता है। जैसे देखो, पटु, निपुण और दक्ष, तीनों का मतलब एक ही होता है, पटु, निपुण और दक्ष। ये एकदम पर्यायवाची शब्द है तीनों के। वक्र, तिर्यक और कुटिल, यही तीनों, वक्र टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल, ये मतलब तीनों ही एक ही अर्थ दे रहा है। और मधुप, ब्रंग और अली, ये सब भौरे के, भौरा शब्द का जो है क्या है? पर्यायवाची शब्द है, भौरा। ठीक है ना। जुगनू, रात में उड़ने वाला छोटा सा जीव, जुगनू। ठीक है ना, जुगनू, ज्वालिका और ज्योत्स्ना, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। जुगनू, ज्वालिका और ज्योत्स्ना, ये दोनों तीनों अलग अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मधुप, ब्रंग और अली भौरे का है, तो इसको अपन को ध्यान रखना है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। हमने देखा है कहीं जो अपन के पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी जो हिंदी का पेपर था उसमें एक प्रश्न के अंदर कई सारे ऑप्शन थे। तो अपन को तैयारी उसी बेस से करनी है कि अपन को पूरा ऑप्शन एकदम अच्छी तरीके से पता होगा, तभी हम उस उत्तर तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो तैयारी को उसी तरीके से जारी रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये देखो, निम्न में से सभी शब्द मई के पर्यायवाची नहीं है। यहां पर अपन को जल्दबाजी होती है वहां पे, और इतना टाइम नहीं मिलता है कि बार बार अपन को, तो यहां पहले ही अपन को गोला कर देना है। नहीं का पूछा है तो नहीं, ठीक है ना, इस पे है के ऊपर ध्यान नहीं देना, नहीं। इसका मतलब मई का अर्थ पहले ध्यान होना चाहिए। मई का अर्थ होता है धरती। क्या अर्थ होता है? धरती। मई का अर्थ होता है धरती। तो यहां पे देखते हैं मई का कौन सा जो है विकल्प इसमें सही होगा। अवनी का मतलब धरती होता है, तो पहले देखो, अवनी और इला बिल्कुल धरती का है। अचला और भू, ये भी बिल्कुल धरती का है। ठीक है ना, अचला। और सलेजा और मेदिनी और धरा और पृथ्वी, ये तो आपको पता ही है, धरा और पृथ्वी तो किसका? भू, भूमि, धरा, धरती। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? धरती के ही है। तो भू, भूमि, धरा, धरती। अचला, अचला का मतलब हो गया जो चल नहीं, जिसको अपन लेके नहीं जा सकते। जमीन जो यहाँ पड़ी है तो यही रहेगी, उसको उठा करके हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अचला, चल नहीं सकती। चल और अचल संपत्ति के अंदर शामिल होती है ये। ठीक है ना। अवनी और इला भी है। यहाँ पर है सलेजा और मेदिनी। मेदिनी तो इसका है, परंतु सलेजा, सलेजा शब्द बना सेल से, शिला से। किसे बना है? शिला, शिला, पर्वत। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है पर्वत। पर्वत की पुत्री उसे कहते हैं सलेजा। इसे कहते हैं, पर्वत की जो पुत्री होती है उसे कहते हैं सलेजा, सैल। तो ये बात अपन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सलेजा किसका? धरती का या मही का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चले हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये देखो कि निम्न में से गलत विलोम शब्द है।
विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द आता है उसकी जगह कहीं पर विपरीत शब्द भी आता है, विपरीत शब्द, ठीक है ना, विपरीत शब्द भी आता है। ये इस प्रकार से विपरीत गलत नहीं लिखना, सही लिखना, यहाँ पर री बड़ी आएगी, विपरीत शब्द, ठीक है ना, विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का मतलब ये होता है विलोम शब्द, विपरीतार्थ शब्द, विलोम शब्द। तो यहाँ पर देखना है अथ इति, अथ इति बिल्कुल विलोम शब्द सही है, ठीक है ना। अपकार, उपकार बिल्कुल एकदम सही है। उन्नयन, रोपण, ये आपका गलत है। उचित का अनुचित एकदम सही है। उन्नयन का रोपण नहीं होगा, उसका होगा अवनयन। क्या होगा? अवनयन। अवनयन का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर देखना, ठीक है ना, या ऊपर की ओर देखना, अवनयन। नयन का मतलब वहां क्या होती है? अवनयन का मतलब ऊपर की ओर देखना। और उन्नयन, ठीक है ना, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना, झुक करके देखना या नीचे की तरफ देखना। तो यहां पर इसका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है विलोम की दृष्टि से, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। उन्नयन का अवनयन होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प का गलत विलोम शब्द है? यहां पर गलत और सही, गलत और सही इनको अच्छी तरीके से देख करके पेपर को अटेंड करना है, ठीक है ना। यहां पर देखना है कि गलत विलोम का, विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहां आपको गलत देखना, देखो सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय होगा, सृष्टि का मतलब बनाना होता, सृष्टि, सृष्टि, प्रलय, प्रलय का मतलब खत्म हो जाता सारा, प्रलय आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, ये तो खत्म। इसका जो है ये बिल्कुल एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। दृष्टि, हर्ष, हर्ष दीर्घ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पुष्ट का कृष्ट, कृष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु यहां पर जो है सृष्टि का, दृष्टि का, दृष्टि का हर्षो गलत है। तो ये ऑप्शन आपका यहां पर, ये इसका ऑप्शन ये काट देना, ऐसे काट देना। यहां पर ये ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। विलोम शब्द, गलत विलोम शब्द है। हर्षों का क्या होगा? नीचे आ गया हर्षों का दीर्घ, हर्षों का दीर्घ हो जाएगा। यहां पर हर्षो, हर्षो स्वर, ठीक है ना, मूल स्वर भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। और ये यहाँ पर हर्षों का मतलब होता है छोटा, लघु भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, लघु। तो यहाँ पर हर्षों का क्या हो जाएगा? हर्षों का हो जाएगा दीर्घ, और सृष्टि का ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द का सही अर्थ नहीं है? अब यहां पर अपन को देखना है कि सामने यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, तो कौन सा अर्थ जो है इस शब्द का सही अर्थ नहीं है? कृषक, किसान, बिल्कुल सही है। करपास, मखमल, कपि, बंदर, बिल्कुल सही है। कृति, पुस्तक, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा? सही ये नहीं है, ठीक है ना। करपास का मखमल नहीं होगा, करपास का क्या होगा? करपास का होगा कपास। क्या होगा? कपास। ये करपास क्या है? करपास शब्द है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। और कपास है इसका तद्भव शब्द, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव, तद्भव, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ शब्द, जिसमें संस्कृत का प्रयोग होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और जिसका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तद्भव शब्द। तो ये जो सारे यहाँ पर जो कपास का क्या हो जाएगा? करपास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा करी है, और वो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से इनके ऑप्शन, चारों ऑप्शनों पर हमने अच्छी शानदार चर्चा करी है। तो मुझे आप यकीन है कि आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और आप इसी प्रकार से इस चैनल के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छी और तेज धार दे करके इस BSTC एग्जाम को आपको क्लियर करना है, और मेरिट के अंदर आपको उच्च स्थान पर आना है। धन्यवाद।